नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राज्यसभा सांसद को क्या जिम्मेदारी दी गई और इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए। वहीं जानेंगे नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है। वहीं तीसरे सेगमेंट में देखेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर क्यों लग गया झटका। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। केंद्र की मोदी सरकार 3.0 में गठबंधन के अहम साथी जेडीयू ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद पार्टी अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही लेकर आए। हालांकि जहां एक और जेडीयू की बैठक में पार्टी को अपना पहला कार्यकारी अध्यक्ष मिला, वहीं इस बैठक से मोदी सरकार की टेंशन भी बढ़ सकती है। केंद्र की मोदी सरकार के अहम घटक दल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने एक बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने राज्यसभा सदस्य संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसका प्रस्ताव किया। हालांकि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। वही संजय झा की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति बीजेपी नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंधों के कारण महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे राज्यसभा में पार्टी के नेता भी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के अनुरोध को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने स्वीकार किया। संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष बने और हमारी जो अपेक्षा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा बिहार को विशेष पैकेज मिले। संविधान के 9वीं अनुसूची में जो जाति गणना हुई है उस अधिनियम को डाला जाए। साथ ही साथ हमारी अपेक्षा यह है कि नौजवानों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए संसद पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून बनाए और जाति गणना पर हम पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार दाखिल करेगी। और जननायक का आपने सम्मान किया है तो इसके लिए आभार केंद्र सरकार को व्यक्त किया गया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो जो अपेक्षाएं हैं महंगाई पर, बेरोजगारी जैसे सवाल पर, इस पर केंद्र सरकार सक्षम कार्यनीति बनाए। एक छोटा सवाल, झारखंड में आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनडीए में? नहीं, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। हम अपने सांगठनिक ताकत का विस्तार करेंगे, उसके बारे में मूल्यांकन करेंगे और घटक दल से संपर्क करेंगे। नीट को लेकर क्या बात हुई? बिहार के छात्रों का भी सवाल आप उठाया गया? नहीं, नीट के मामले तो साफ तौर पर हमने कहा है ना कि केंद्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को गहराई से जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और पेपर लीक को लेकर संसद एक कठोर कानून बनाए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया। इस प्रस्ताव में पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार कर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। संगठन से जुड़े इस प्रस्ताव में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू अब हमेशा के लिए एनडीए का ही हिस्सा रहेगी। दो तो प्रस्ताव पास में, एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहेंगे। पैकेज पर भी राज्यों के क्या हाँ, नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी।
जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है, पहले विशेष राज्य का दर्जा दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने कहा कि मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे नई जिम्मेदारी दी है। उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में, तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हमने। नहीं, वो तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए, लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते, 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। झारखंड चुनाव को लेकर बेहद अहम चर्चा हुई है, सबसे बड़ी और पहली चुनौती अब यही होगी आपके सामने। झारखंड कोई चुनौती नहीं है, झारखंड चुनाव में पार्टी को हम लोग बैठेंगे और वहां पर क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है, तो वहां चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बताएंगे समय पे आपको। नीट को लेकर क्या चर्चा हुई? हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है, कॉपी हम कहेंगे आपको दे दें। ये कहा है कि भाई इस पर सख्त कानून लाना चाहिए और जो दोषी है अभी उस पर कार्रवाई करना चाहिए, कि लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा जागृत हो। बता दें, संजय कुमार झा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी और बाद में जेडीयू से जुड़ गए। वर्तमान में संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। संजय झा की एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं, साथ ही उनके बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें या तो विशेष राज्य का दर्जा अथवा स्पेशल पैकेज की मांग का जिक्र किया गया है। चूँकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही है, ऐसे में संजय झा इस मामले में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जेडीयू के इस फैसले के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र में मोदी सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि यही मांग एनडीए सहयोगी टीडीपी भी आंध्र प्रदेश के लिए करती रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गुजरात के गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद के ठिकानों पर रेड मारी। इससे पहले सीबीआई ने झारखंड में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। ये गिरफ्तारी हजारीबाग से नीट पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद की गई थी। हालांकि विपक्ष अभी भी इस मामले पर सरकार को लगातार घेर रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर संसद से सड़क तक विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप रखी है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए देश के अलग अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां की हैं। इस बीच गुजरात के गोधरा में 5 मई को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आई थी। इनमें कथित रूप से शामिल रहने वाले 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इससे पहले झारखंड में 3 और आरोपितों की गिरफ्तारी की गई थी। इनमें हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम भी शामिल हैं। वहीं तीसरा व्यक्ति जमालुद्दीन है। दरअसल ये गिरफ्तारी हजारीबाग से नीट पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद की गई। जांच में पुष्टि हो चुकी है कि पटना में साल्वर गैंग तक पेपर की जो फोटोकॉपी पहुंची वो एसएसएस स्कूल को ही आवंटित थी। वहीं नीट पेपर मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। संसद में शुक्रवार को हुए हंगामे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष को वेल की तरफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता को आज बोलने नहीं दिया गया। हम केवल यही सोचते थे कि पेपर लीक और नीट की घटनाओं पर पहले चर्चा की जाए। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नीट पर चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन संसदीय परंपराओं का पालन तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनको लगता है कि डबल नंबर मिल जाने से संसद की कार्रवाई उनके मुताबिक चलेगी। और खरगे जी क्या मांग कर रहे हैं?
विपक्ष की ओर से, इंडिया जनबंधन की ओर से वो मांग कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारे देश के युवकों के लिए, उनके भविष्य के लिए, लाखों युवकों के लिए, नीट और जो पेपर लीक हो रहा है, नीट नेट पेपर लीक जो हो रहा है, इन सब घोटाले पर तुरंत बहस हो। बस हम यही चाहते थे, पहले बहस हो, 4-5 घंटे का बहस हो, सदस्य अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग करेंगे, सरकार जवाब देगी, उसके बाद हम मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारा एक ही मांग थी कि हम 267 जो नियमावली है, रूल 267 के तहत जो और कोई विषय है उसको बाद में लिया जाए, पर पहले विषय जो हम लेना चाहते थे वो नीट और नेट और जो पेपर लीक हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। एयरपोर्ट लीक तो है, पर ये तो पेपर लीक और भी इससे महत्वपूर्ण है, बड़ा खतरनाक है। एयरपोर्ट लीक भी है, पर पेपर लीक लाखों युवकों के भविष्य के लिए महत्व रखता है। तो इन्होंने यही मांग रही, उनको बोलने ही नहीं दिया, बार बार खड़े हुए, हाथ उठाया, उनका पूरा नजरअंदाज किया गया और अंत में मजबूर होकर खरगे जी को वेल में जाना पड़ा। अभी कहा जा रहा है पहले कभी नहीं एलओपी आए थे वेल में। देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नंबर डबल जैसे ही हुआ वैसे वो डबल नंबरी हो गए। अब नंबर डबल होते अगर कोई डबल नंबरी का गेम खेलने लगे और सकारात्मक चर्चा के बजाय नकारात्मक चुहल में लग जाए तो उसका आप नज़ारा देख सकते हैं। उनको लगता है कि वो बिना नंबर के नंबरदार हो गए हैं और अब डबल नंबरी हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो पार्लियामेंट जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही पार्लियामेंट को करना होगा। पार्लियामेंट नियमों से चलती है, व्यवस्थाओं से चलती है, प्रोटोकॉल उसका है, प्रोसीजर है। आप सारे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को हाईजैक करके अपनी शर्तों के आधार पर अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अहंकार है और अहंकार के ज़रिए अराजकता करके आप पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं कर सकते, उसका अपहरण नहीं कर सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ नीट का सवाल है, ये जो है वो परफेक्ट एक्शन नहीं चाह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन में लगे हुए हैं। अरे आप सरकार राइट डायरेक्शन पे इस दिशा में काम कर रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। और खुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इसके पीछे है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि जो है वो फिर इस तरह की किसी की भी हिम्मत न पड़े कि वो पुनरावृत्ति कर सके और इस तरह का अपराध कर सके। वहीं इस मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और सरकार की ओर से मैंने कल ही आश्वस्त किया है, स्पष्टता के साथ कहा है कि हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देश में तथा अनेक राज्यों में या हमारी पहले 14 की पहले और तो किसी की शासन था, उस समय में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां ध्यान में आई थी। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज हमारी दायित्व है, आज जो घटनाएं हुए हैं वो किसी जीरो एरर है। हमने कुछ पहल किया है, एनटीए की नया नेतृत्व आई है, एनटीए को और फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म क्या किया जाए उसके लिए एक हाई पावर कमेटी इसरो की पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी। हमने एक पब्लिक एग्जामिनेशन डिसरप्शन के खिलाफ एक सख्त कानून बना लिया है। हमने पूरा प्रकरण को सीबीआई के हवाले कर दिया। हमने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, अभिभावकों को मिल रहे हैं। हमारी चिंता देश में जो नई पीढ़ी है उनकी मन स्थिर रहे, एंग्जाइटी घटे और वास्तविकता की ओर जाए। एक सरकार करके और एक मंत्री करके हमारे दायित्व है, हम उसमें बार बार अड़िग है, हमारे इंटेंशन बहुत स्पष्ट है। बाकी रहा अपने एनबीई के बारे में, कल मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। हमारी ओर से कल एक सेट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है जिसको हमने डिफर किया था या कैंसिल किया था। नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी डिफर हुआ था। आई थिंक एनबीई की ही काम है, एनबीई जल्दी ही उसकी
डेट्स मेरी जानकारी में जल्द ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाएगी। राहुल गांधी चाहते क्या है? नीट पर न्याय चाहते हैं या नीट पर नेतागिरी चाहते हैं? हम यही बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच कराया कि नहीं? इसके सूत्र आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया कि नहीं? आज धरपकड़ हो रही है कि नहीं? झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो उसके सरगना है उसकी खोज हो रही है कि नहीं? तो सरकार काम कर रही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि नीट के संबंध में सारी गड़बड़ियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई दिख रही है। अब क्या चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं क्या चाहते हैं। और दूसरा सवाल है कि क्या कुछ जगह की गड़बड़ी के लिए लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया जाए? ये बड़े सवाल है ना। तो चर्चा होगी तो वो अपनी बात कहें, इधर से सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। तो चर्चा चाहते हैं कि हो चाहते हैं। राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हो गए हैं। हम उम्मीद करेंगे गंभीरता से विषय को समझेंगे। दरअसल नीट पेपर लीक मामले पर सरकार लगातार सख्त कदम उठाती दिखाई दे रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सख्त से सख्त कदम उठाकर दोषियों को सबक सिखाने की बात कह दी है। वहीं सीबीआई भी मामले की जांच तेजी से कर रही है। बिहार, झारखंड और गुजरात की कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा चाहता है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम शांति से चर्चा चाहते हैं और प्रधानमंत्री को भी इस चर्चा में शामिल होना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिनों में संसद में ये देखना दिलचस्प होगा कि नीट पेपर मामले पर सरकार और विपक्ष के बीच कितना टकराव होना अभी बाकी है। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फिर झटका लग गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई की मांग पर 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते बुधवार को ही सीबीआई ने कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच का सामना कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अवकाश कोर्ट न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया था। कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया। आज सीबीआई की 3 दिन की कस्टडी एंड हो रही थी, तो आज उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया था अरविंद केजरीवाल जी को। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ हमने एक एप्लीकेशन मूव किया था और ये कहा था कि उनको डायबिटिक होने के जो वो उनको प्रॉब्लम है उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, ग्लूकोमीटर है, फूड है, जो होम कुक फूड है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ईडी द्वारा जब कस्टडी में भेजा गया था उन्हीं सारे कंडीशंस पे करते हुए वो अलाउ किया है कि उनको जो उनकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो उनको मिलते रहेंगी। जो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह जो अलाउ किया गया था वो भी कंटिन्यू रहेगा और जो उनका प्रिस्क्राइब्ड फूड है वो भी जो है
वो उसी हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन सर सीबीआई ने अपनी एप्लीकेशन में बोला है कि 3 दिन की इंटेरोगेशन जब की थी तो एवेसिव रहे थे, कोऑपरेट नहीं किया था, उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स ठीक से नहीं किया था। सीबीआई के पास अगर इस तरीके का कोई दलील होता तो वो सारे मटेरियल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते। जब हमने एप्लीकेशन लगा के उसको अपोज किया तो सीबीआई हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी सच डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो उनकी जो है ये आर्ग्यूमेंट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी relevant document that was produced during the court. उधर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के खिलाफ आप नेताओं ने जगह जगह बड़े प्रदर्शन किए। आप नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तानाशाही बताया और कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। देश में अगर किसी ने दबे कुचले लोगों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? और बीजेपी को और केंद्र सरकार को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की रफ्तार इसी तरीके से चलती रही, इसी तरीके से स्कूल बनते रहे, बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फ्री मिलती रही, इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनते रहे, अस्पतालों में इलाज फ्री होता रहा, घर घर तक पानी पहुंचता रहा, 20,000 लीटर पानी हर घर को फ्री मिलता रहा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती रही, तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा। उस नाम का नाम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और उस पार्टी का डंका बजेगा, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज केंद्र सरकार ने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल के पीछे भेजने का काम करा है। क्यों करा है? आज मोदी जी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस देश में कोई पार्टी और कोई नेता काम कर रहा है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना ऊंच देखे, बिना नीच देखे, तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि हमारे मंत्रियों और सीएम को फर्जी मामलों में जेल भेजा गया है। यह बीजेपी सरकार की साजिश है। ट्रायल कोर्ट ने सीएम को जमानत दे दी, लेकिन फिर नई साजिश रच दी गई। यह दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को नष्ट करने का अभियान है। हमने निर्णय लिया है जिससे कि दिल्ली के अंदर जो हरित क्षेत्र है उस पर किसी तरह के कोई भी अगर इलीगल कार्रवाई कटिंग करना चाहता है तो उसे रोका जा सकता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो कमेटी क्या करेगी, मतलब किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग करेगी, क्या आगे उसकी क्या रूपरेखा होगी? ये तो कमेटी बैठ करके अपना प्रोसीजर डिसाइड करेगी। मतलब वहाँ पे विजिट भी करेंगे, कितने पेड़ काटेंगे, वो सारे कमेटी बैठ करके फिर वो करके फिर रिपोर्ट वो सबमिट करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी कोर्ट में मुख्यमंत्री की सुनवाई की जो सीबीआई का स्टडी को लेकर, अभी मामला रिजर्व है, उसका फैसला रिजर्व है, लेकिन आपको क्या कुछ उम्मीद है आगे क्या कुछ देखते हैं इस मामले में? मेरे ख्याल से जल्दी फैसला आ जाएगा, सभी लोगों को उसी की उम्मीद है। लेकिन देखिए हमें तो ये उम्मीद है कि जिस तरह से फर्जी केस में हमारे मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद किया गया है, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है भाजपा सरकार का, और उसके तथ्य भी सामने आ गए। जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में मुख्यमंत्री जी को जमानत मिलती है, ट्रायल कोर्ट साफ साफ कहता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बाद बिना ऑर्डर की कॉपी लिए ईडी दौड़ करके हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद उसको बिना पूरे केस सुनवाई किए उस पर रोक लगा दी जाती है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले रात में अचानक सीबीआई
जागती है और उसे जेल भेजा जाता है और अगले दिन कस्टडी में ले लिया जाता है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार के तानाशाही का अभियान, विपक्ष को क्रैश करने का अभियान, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और इस सरकार को तहस नहस करने का अभियान, दिल्ली के कामों को, जनता को ठप करने का अभियान वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि अदालत से जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। वहीं सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर बीजेपी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जांच एजेंसियों के सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला लेता है। यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे और करोड़ों रुपए लूटे गए। कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने अपराध किया है तो उसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जांच एजेंसी ने साक्ष्य माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं और माननीय कोर्ट का निर्णय है तो उसको स्वागत करना चाहिए। संसद से लेकर रोड तक इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, केंद्र सरकार पे बार बार ठीकरा फोड़ा जा रहा है केजरीवाल के लिए। ये प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए। हम इनसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं। दिल्ली में जब सेकेंड वेव थी कोविड की, सब दिल्ली वाले डरे हुए थे। उस समय दिल्ली सरकार को उनकी मदद के लिए आना चाहिए था या शराब नीति बनाना चाहिए था? अरविंद केजरीवाल उस समय अपने साथियों के साथ बैठ के शराब नीति बना रहे थे। 5% से 12% कमीशन बढ़ा रहे थे। गली गली शराब की दुकानें खोली जाए उसकी भूमिका तैयार कर रहे थे। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो और उस समय पे जब दिल्ली वालों को उसकी ज़रूरत थी, और वही समस्या आज भी है। आज दिल्ली सरकार नगर निगम को सड़क पर उतर के लोगों की सहायता के लिए आना चाहिए। नालों की सफाई आपने की नहीं, उसमें भी भ्रष्टाचार किया आपने। 714 छोटे बड़े नाले हैं, 150 की जानकारी है जो साफ हुए हैं, बाकी सब नाले ऐसे कैसे हैं। जब सफाई नहीं होगी तो पानी भरेगा तो लोग परेशान होंगे। ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की थी, उनकी सरकार की थी। लेकिन हर वो काम जिसमें इनको पैसा मिलता हो, भ्रष्टाचार करते हो, ये वो करते हैं। इनको दिल्ली की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार इनको प्रदर्शन करना है तो अपनी सरकार के खिलाफ करें जिसने नालों की सफाई नहीं की। अगर इनको प्रदर्शन करना है अपनी सरकार के खिलाफ करें जिन्होंने दिल्ली को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया पिछले 3 महीनों में। आज भी लोगों के पास, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी और अपने नकारेपन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी इन्होंने दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया। सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह लगातार बोलते आते हैं कि जब छूटने की बारी, जब बेल की बारी आती है तो इनका कोई ना कोई। मैं वही पूछ रहा हूँ थे, अगर आपने शराब नीति नहीं बदली होती, अगर आपने चोरी नहीं की होती, अगर आपने उसमें घोटाला नहीं किया होता तो कोई भी जांच एजेंसी आपको तंग नहीं करती या कोई भी न्यायालय इस तरह का निर्णय नहीं देता। एक बात इनको समझ में आनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया हिरासत में है क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको ऑर्डर देके वहाँ भेजा है। इस बात को इनको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। देखिए, हम तो लगातार जिस दिन से एक्साइज स्कैम, मैं खुशी से कह सकता हूँ, हमने खुद ने एक्सपोज करा था दिल्ली में, तब से लेके लगातार हमने उस समय के शासन से यही बात रखी थी, एक्साइज स्कैम में पूरी जांच होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि लगभग एफआईआर के 18 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के शासित ईडी सीबीआई ने कभी भी इस पर कोई जांच नहीं करी। मात्र चुनाव से 1 महीने पहले उन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट करा, और केवल केजरीवाल जी को नहीं, हेमंत सोरेन जी को भी अरेस्ट करा, जिसको हमेशा हमने कहा है कि ये गलत है। 18 महीने तक आप कुछ करते नहीं और चुनाव से 1 महीना पहले आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हो, ये गलत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय है, तो कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसी पे सबका विश्वास है। मुझे पूरी उम्मीद है एक्साइज स्कैम का जो सच है वो सबके सामने आएगा, और जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का घपला इस सरकार ने एक्साइज स्कैम में करा है वो पब्लिक के सामने आएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री या मंत्री, आम आदमी पार्टी पूरी सरकार तो जेल में है, अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार करे तो कार्रवाई उस पर नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था दिल्ली में कि लिकर पॉलिसी में घपला है, उसके बाद फिर आप लोग साथ में चुनाव भी लड़े, फिर आम आदमी पार्टी ने ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया गोपाल राय ने। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति में जिस तरीके से उनका रूप सामने आया, जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को सीट्स मिली हैं, दिल्ली में भी हम जीतते। बड़ा इंडिया अलायंस का मुद्दा था जिसमें बड़े बड़े दल हमारे साथ इन्वॉल्व थे। कांग्रेस पार्टी सब दलों को सुनकर काम करती है, ये हमारी सीनियर लीडरशिप का एक निर्णय था। जब तक निर्णय नहीं हुआ था मैंने खुद इसे अपोज करा,
और जब सीनियर पार्टी ने एक निर्णय लिया तो हमने उसको फॉलो करा। पर मेरा मानना है कि अगर हम साथ में इनके चुनाव नहीं लड़ते तो दिल्ली में कांग्रेस की सीटें और ज़्यादा बढ़ती। जो हमारे कैंडिडेट इतना वोट लेके गए हैं, कहीं ना कहीं एक्साइज स्कैम का जो दाग आम आदमी पार्टी पर लग गया है, उसका नुकसान हमें हुआ है। सत्येंद्र जैन जी जेल में एक बहुत बड़े घोटाले में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, उसका नुकसान हमें हुआ है। और आज अतिशी जी मंत्री होकर धरना का ड्रामा करती हैं, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। मंत्री का सरकार का काम है सुविधाओं को उपलब्ध कराना। अगर चुनी हुई सरकार इस तरीके से ड्रामा और धरना करेगी तो काम कौन करेगा? आज भी दिल्ली में पहले पानी नहीं है, पानी बारिश हुई तो कोई सुविधाएं नहीं है। जिस तरीके से एक बारिश में दिल्ली बह गई, क्यों बह गई? कि नालियों की सफाई नहीं हुई, बड़ी बड़ी ड्रेन्स की सफाई नहीं हुई। ये काम किनका है? ये विपक्ष का नहीं, मीडिया का नहीं, ये काम चुनी हुई सरकार का है। परंतु चुनी हुई सरकार काम को छोड़ के सारे काम करती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।